6 मार्च 1981 सुबह के 10:15 बजे ल्यूबेक कोर्ट में मैरियाना बेकमायर एंटर करती है। अगले 1 मिनट में वो अपनी 7 साल की बेटी के रेपिस्ट और मर्डरर क्लॉस ग्रोबॉस्की को गोलियों से भूनकर वहीं ऑन द स्पॉट सबके सामने मार देगी। आपको ये सुनकर यकीन नहीं होगा कि 1970s में जर्मनी में चाइल्ड रेपिस्ट को जेल नहीं होती थी। एक के बाद एक बच्चे विक्टिम्स बनते गए। मॉन्स्टर पीडोफाइल्स बिना डर के क्राइम करते गए। किसी भी विक्टिम की फैमिली को जस्टिस नहीं मिला अंटिल मैरियाना बेकमायर, जिसने खुद अपने हक के जस्टिस को अपनी करेज से छीना। ये एक ऐसा केस था जिसने 45 इयर्स पहले पूरे जर्मनी को यूनाइट कर दिया था। पब्लिक सड़कों पर आ गई थी। उन्होंने कोर्ट को घेर लिया था और जजेस को ब्लडशेड की धमकी दी थी। तो आइए देखते हैं बिना सोशल मीडिया के, बिना इंटरनेट के, कैसे इतने सारे लोग एक ही विजन के साथ लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। सो लेट्स स्टार्ट द केस ऑफ मैरियाना बेकमायर। ये कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने पर। उस टाइम पर ईस्ट प्रशिया से काफी सारे नाजी ऑफिसर्स भागकर लोअर सैक्सनी वेस्ट जर्मनी में आकर सेटल हो गए थे। उन्हीं में से एक वेफन एसएस नाजी मेंबर की बेटी थी मैरियाना। मैरियाना का बर्थ 3 जून 1950 को हुआ था। उसका फादर एक अल्कोहलिक था एंड मैरियाना की फैमिली एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव थी। उसका फादर उसको मारता भी था और फाइनली वो उसकी माँ को डिवोर्स दे देता है। मैरियाना की माँ यहाँ कोई विक्टिम नहीं थी, वो अपने हस्बैंड की तरह ही थी। वो मैरियाना को अपने घर से बाहर निकाल देती है और मैरियाना फिर एक चैरिटी चिल्ड्रंस होम में पली बड़ी होती है। मैरियाना की लाइफ में स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ पेन और ट्रॉमा ही था। एटलीस्ट 2 बार मैरी का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। वो 2 बार प्रेग्नेंट हुई, पर क्योंकि वो एक टीनेजर ही थी और अपने बच्चों को पाल नहीं सकती थी, तो उन बच्चों को कुछ वेल टू डू फैमिलीज ने अडॉप्ट कर लिया। 1970 में मैरियाना तिपासा क्लब में वेट्रेस बनी एंड देन बारटेंडर। इस टाइम उसकी लाइफ कंपैरेटिवली बेटर चल रही थी। उसी क्लब के ऊपर एक छोटा सा अपार्टमेंट था जहाँ मैरियाना रहती थी। वो इतना अर्न कर लेती थी कि अपने बिल्स पे कर पाए एंड शी इवन स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ अ फैमिली। इसी बीच तिपासा क्लब का मैनेजर उसे प्रपोज करता है एंड वो भी उसे लाइक करती थी। 1972 में 22 साल की मैरियाना शादी कर लेती है एंड 14 नवंबर 1972 को एना बोर्न होती है। मैरियाना के पास फाइनली सब कुछ था, एक डिसेंट अर्निंग, एक हस्बैंड और एक चाइल्ड। अब वो और ज्यादा हार्ड वर्क करने लगी और ज्यादा अर्न करने लगी, लेकिन उसकी ये हैप्पीनेस ज्यादा टाइम तक नहीं चली। मैरियाना का हस्बैंड बच्चे को नहीं पालना चाहता था और वो मैरियाना को कहता है कि वो एना को अडॉप्शन के लिए पुट कर दे और उसके बाद वो दोनों लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। मैरियाना के लिए ये कोई चॉइस नहीं थी। उसने खुद को एना से बहुत अटैच्ड फील किया था और वो एना को ही चूज करती है। वो अपने बच्चों को पहले भी पाल नहीं पाई थी। वो गिल्ट उसको अंदर से कंज्यूम करते जा रहा था। मैरियाना का हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला जाता है। एज अ सिंगल मदर मैरियाना दिन रात मेहनत करती है और अपनी बेटी को पालती है। उसने उसका एडमिशन भी अपने टाउन के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में कराया। इसी बीच मैरियाना को मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन कोई भी एना को पालने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसलिए मैरियाना ने दोबारा शादी नहीं की। मैरियाना और एना के बीच जो बॉन्ड था वो अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। मैरियाना को फाइनली अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका था। वो एना के ब्राइट फ्यूचर के लिए पैसे बचाती रही ताकि एना आगे चल के कोई अच्छा कोर्स करके सक्सेसफुल हो जाए और उसकी तरह इतनी हार्डशिप्स ना फेस करे। लेकिन मई 5, 1980 को उसके ये सारे ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं। उस दिन सुबह उसका और एना का एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। 7 साल की एना गुस्से में अपना स्कूल स्किप कर देती है। उसका एक नेबर था जिसके यहाँ एना कैट्स के साथ खेलने जाया करती थी। वो नेबर एना को कैट्स के साथ खेलने के लिए अंदर बुलाता है और वो एना के साथ एक हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट करता है। उस नेबर का नाम था क्लॉस ग्रोबॉस्की। क्लॉस एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस कन्विक्टेड पीडोफाइल था। क्लॉस का बर्थ 1946 में हुआ था। 1973 में एक 6 साल की लड़की को क्लॉस स्ट्रैंगुलेट करके मारने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ लोग उस लड़की को छुड़ा लेते हैं। इतने डेंजरस इंसान को कोर्ट बेल भी दे देता है। 1975
1985 में वो एक 9 साल की लड़की और एक 9 साल के लड़के का रेप करता है। उस टाइम पर जर्मनी में बच्चों के काफी रेप होते थे, क्योंकि बच्चों का रेप करने पर जेल की सजा नहीं होती थी। आपने बिल्कुल सही सुना। क्लॉस जब पकड़ा गया तो उसे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, जेल या केमिकल कास्ट्रेशन। तो सारे ही क्रिमिनल्स केमिकल कास्ट्रेशन चूज कर लेते थे, क्योंकि वो इजीली रिवर्सिबल होता था। क्लॉस भी वही करता है और 1976 में उसका केमिकल कास्ट्रेशन होता है। इस प्रोसेस में क्लॉस की बॉडी में एस्ट्रोजन्स और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप होते रहें। और फिर 2 साल बाद 1978 में क्लॉस एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है और उससे एक हार्मोन थेरेपी लेता है, जिससे उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन फिर से इंजेक्ट होते हैं और धीरे धीरे उसका केमिकल कास्ट्रेशन रिवर्स होने लगता है। फाइनली 5 मई 1980 को वो एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचता है, ताकि वो ये जान पाए कि वो पहले जैसा बन चुका है या नहीं। देखा जाए तो क्लॉस हैड नथिंग टू लूज। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर वो पकड़ा भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केमिकल कास्ट्रेशन। उसके बाद एक विजिट मारो यूरोलॉजिस्ट पर एंड यू आर बैक टू योरसेल्फ। एना उसे पहले से जानती थी, वो उसके घर कैट्स के साथ खेलने कई बार आई थी, पर 5 मई को एना आखिरी बार ही आई थी। क्लॉस एना का रेप करता है और अपनी फियांसे की स्टॉकिंग से वो उसका गला दबा देता है और एना की फाइनली डेथ हो जाती है। ये बात वो अपनी फियांसे को बताता है। उसकी फियांसे ये सब बातें सुनकर डर जाती है और वो कुछ बहाना बनाकर बाहर आ जाती है और वहाँ से सीधा वो पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सब कुछ बता देती है। उधर क्लॉस एना की बॉडी को एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल के एक कैनल के पास उस बॉक्स को जमीन में दफना देता है। पुलिस क्लॉस के घर पहुँचती है उसे अरेस्ट करने के लिए, पर क्लॉस उन्हें कहीं नहीं मिलता। वो उसका वेट करते हैं पर वो नहीं आता। पुलिस अब समझ चुकी थी कि वो भाग चुका है। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है और उन्हें एक नोट मिलता है जो वो अपनी फियांसे को एड्रेस करके गया था। क्लॉस अपनी फियांसे को कहता है कि उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा और वो उसका वेट कर रहा है उसी रेस्टोरेंट पर जहाँ पर वो अक्सर जाया करते हैं। उसके फियांसे उस रेस्टोरेंट का नाम पुलिस को बता देती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है और उन्हें क्लॉस वहीं मिल जाता है। क्लॉस को अरेस्ट किया जाता है और फिर वो बताता है कि उसने एना को कहाँ दफन किया है। एना की बॉडी मेरियाना को दे दी जाती है। मेरियाना बक्टर सेमेट्री में उसे दफना देती है। मेरियाना लॉ एनफोर्समेंट, कोर्ट, जस्टिस की कैपेबिलिटी को ढंग से जानती थी। उसे एना के लिए जस्टिस चाहिए था और इसके लिए वो परचेज करती है .22 कैलिबर बेरेटा 70 पिस्टल एंड वो टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस करती है। मार्च 3, 1981 को ट्रायल स्टार्ट होती है। मेरियाना जानती थी कि ये कोर्ट का जस्टिस है और इसमें ट्रायल बहुत लंबी चलेगी, तो उसके पास सफिशिएंट टाइम था टारगेट प्रैक्टिस करने का। लेकिन ट्रायल के सेकंड डे ही क्लॉस ग्रुबोव्स्की अपने डिफेंस में एक ऐसी कहानी सुनाता है जो मेरियाना को बिल्कुल ही ब्रेक कर देती है और तब वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट हियरिंग क्लॉस ग्रुबोव्स्की की आखिरी हियरिंग होगी। एक्चुअली क्लॉस ने अपने डिफेंस में एक बहुत ही घिनौनी स्टोरी कोर्ट को सुनाई थी। उसने बताया कि उसने एना का रेप नहीं किया था, बल्कि एना ही उसे सेड्यूस करे जा रही थी। ये बात उसने एक 7 साल छोटी बच्ची के लिए कही, जिसको शायद सेड्यूस का मतलब भी नहीं पता होगा। और उसने ये भी बताया कि एना उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि या तो वो उसे पैसे दे, नहीं तो वो अपनी मदर को बताएगी कि क्लॉस ने उसे मोलेस्ट किया है। और ये सुनकर क्लॉस ने उसे मार दिया। एक्चुअली क्लॉस ने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि यही आर्ग्यूमेंट उसे बचा सकता है, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकता था कि एक 7 साल की लड़की ने उसके ऊपर हमला किया। उसने कोर्ट में बताया कि एना एक चेयर पर बैठी थी और उसके पैसे लाने का वेट कर रही थी। वो अंदर से अपनी फियांसे की स्टॉकिंग्स लेकर आया और एना के पीछे गया और फिर उसी स्टॉकिंग से उसने एना को स्ट्रैंगुलेट किया। मेरियाना ये सब सुन नहीं पाई। ये सब सुनकर वो घर चली जाती है और सो जाती है। मेरियाना नेक्स्ट डे कोर्ट में आती है और अपनी पिस्टल निकाल के क्लॉस को शूट कर देती है, पर मेरियाना वहाँ कुछ बहुत अजीब देखती है। मेरियाना को उस कोर्ट में कोई दिखा एंड शी वाज एना, हर डॉटर। मेरियाना उसे देखकर कंफ्यूज हो गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आया एंड देन मेरियाना की आंखें खुली। ये एक सपना था और इसके बारे में मेरियाना ने कोर्ट को बताया। इसके अलावा मेरियाना ने कोर्ट में एक और सपना बताया जो उसे अक्सर आता था
उस सपने में एना तड़प रही है और चिल्ला रही है क्योंकि क्लॉज उसका गला दबाकर उसे मार रहा है। मैरियाना अब जानती थी कि उसे एना के लिए क्या करना था। मैरियाना को लोग दर्द में रोती हुई एक सिंगल मदर की तरह देखते थे एंड इनफैक्ट मैरियाना थी भी यही। पर यह आइडेंटिटी उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ थी। ट्रायल के थर्ड डे जब वो कोर्ट में पिस्टल लेकर आ रही थी तो सिक्योरिटी जो कुछ ही लोगों को चेक करती थी, किसी भी सिक्योरिटी पर्सन ने उसे चेक नहीं किया। मार्च 6, 1981 क्लॉज ग्रुबोव्स्की कोर्ट में बैठा था। टाइम था 10:15 AM। कोर्ट रूम ल्यूबेक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम नंबर 157। मैरियाना एंटर करती है, अपनी बेरेटा निकालती है और 7 साल की एना के लिए 7 गोलियां वो क्लॉज को मारती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि क्लॉज को 6 गोलियां लगी थी और कुछ कहती हैं 7 गोलियां लगी, पर हर रिपोर्ट कहती है कि क्लॉज की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। मैरियाना वहां क्लॉज को पिग कह के डिनोट करती है और कहती है आई वांटेड टू किल हिम। वो आगे कहती है उसने मेरी बेटी को मारा है, मैं उसे सामने से गोली मारना चाहती थी पर मैंने उसकी पीठ में गोली मारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मर गया है। कोर्ट मैरियाना को एक मर्डरर डिक्लेयर कर देता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। मैरियाना के पास खुद को डिफेंड करने के पैसे नहीं थे। उसके बाद मैरियाना को पता चलता है कि कुछ जर्नलिस्ट उसकी स्टोरी को शुरू से एंड तक कवर करना चाहते हैं। मैरियाना स्टर्न मैगजीन को अपनी स्टोरी बताती है और फिर वो उन्हीं पैसों से खुद को लीगली डिफेंड करती है। 15 महीने जेल में रहने के बाद नवंबर 2, 1982 को उसका ट्रायल फिर से स्टार्ट होता है। पर इस टाइम मैरियाना अकेली नहीं थी। कोर्ट चाह कर भी उसे मर्डर डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। जो स्टोरी उसकी मैगजीन में छपी थी वो इंस्टेंट हिट थी। अब पूरा जर्मनी उसके साथ था। वन ऑफ द हेडलाइंस ये थी, ये मदर कोई मर्डरर नहीं है, इसने जो किया वो इसका राइट था, वो राइट जो कोर्ट अपने सिटीजन्स को देने में फेल हो गया। सारे लोगों ने कोर्ट को घेर लिया था और वो अंदर घुसना चाहते थे। कोर्ट में काफी सारे लेटर्स भेजे गए कि अगर मैरियाना को दोषी पाया गया तो खून की नदियां बहेंगी। मैरियाना के लिए $50,000 पब्लिक ने इकट्ठे किए ताकि उसे लीगल डिफेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक डिफेंस ये था कि मैरियाना ने क्लॉज को इम्पल्सिवली मारा इन अ फिट ऑफ रेज। जज ने कहा कि ये एक प्री मेडिटेटेड मर्डर है क्योंकि मैरियाना ने उसे मार के ये बोला था आई वांटेड टू किल हिम। प्लस कोर्ट ने अर्सुला हर्बेक को ढूंढने की बहुत कोशिश की। अर्सुला मैरियाना की दोस्त थी जिसे मैरियाना ने बताया था कि वो क्लॉज को मारेगी, पर मैरियाना को बचाने के लिए अर्सुला ने खुद को कहीं छुपा दिया था और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। मैरियाना के लॉयर ने कोर्ट को बताया कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है पुलिस। वो एक्चुअली कोर्ट को ही ब्लेम करना चाहते थे क्योंकि कोर्ट ने ही क्लॉज जैसे डेंजरस पर्सन को बेल पर छोड़ दिया था। पर कोर्ट में खड़े होकर कोर्ट को डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते, इसलिए उन्होंने पुलिस को ही टारगेट किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने क्लॉज को इतने क्राइम्स करने के बाद भी खुला छोड़ दिया। उसने अपनी बेल कंडीशंस वायलेट की और तब भी उसे जेल में नहीं डाला गया। उसे चाइल्ड रेप की पनिशमेंट में सिर्फ केमिकल कास्ट्रेशन मिला जो सिर्फ डॉक्टर के पास जाकर 3 इंजेक्शंस लेने से ठीक हो जाता है। ये सब सुनने के बाद भी कोर्ट ने मैरियाना को 6 इयर्स की पनिशमेंट सुनाई, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट्स सालों तक बॉयल होते रहे और फाइनली 3 साल बाद मैरियाना को फ्री कर दिया गया। एंटायर जर्मनी सेलिब्रेटेड हर फ्रीडम। इस रिवेंज टेल पर 1984 में एक मूवी भी बनी, नो टाइम फॉर टीयर्स। ये जो सीन है जिसमें मैरियाना क्लॉज को शूट करती है, ये उसी मूवी का सीन है। ये सीन हर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग आज भी इसे रियल फुटेज समझते हैं क्योंकि इसे इतना एक्यूरेटली और रियलिस्टिकली दिखाया गया है। असली में जो हुआ था और जो इस मूवी में दिखाया गया है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जेल से रिलीज होने के बाद मैरियाना नाइजीरिया चली जाती है। मैरियाना ने अपनी लाइफ में काफी ट्रेजेडी सफर की थी, इसलिए अब वो उन लोगों की हेल्प करना चाहती थी जो ब्रूटल पेन सफर कर रहे हैं। इसलिए मैरियाना अब सिसिली में हॉस्पिस में काम करने लगी थी। वो वहाँ पर कैंसर पेशेंट्स और टर्मिनली इल पेशेंट्स की हेल्प करने लगती है। पर एक ट्रेजिक आयरनी में मैरियाना को खुद पेनक्रिएटिक कैंसर डायग्नोज हो जाता है और 17 सितंबर 1996 को 46 इयर्स की एज में वो अपनी बेटी एना के साथ यूनाइट होती है बक्टर सिमेट्री में। जब मैरियाना का ट्रायल चल रहा था तब डॉक्टर्स ने उसका हैंडराइटिंग सैंपल मांगा था। उन्होंने मैरियाना को कोई रैंडम सेंटेंस लिखने को कहा था। मैरियाना बेकमायर ने लिखा था, आई डिड इट फॉर यू एना।
इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इमोशंस राइट नाउ, बट आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और स्टोरीज आप तक ला सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।